नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं प्रयागराज एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को। आपके सामने टॉपिक दिख रहा है दृश्य कलाओं के मूल तत्व। इस टॉपिक के थ्योरी को हम लोगों ने कवर कर लिया है, 70 प्रश्नों को भी सॉल्व कर लिए हैं। इस टॉपिक में कुल मिलाकर के 377 प्रश्न हैं। 70 प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, 307 प्रश्न शेष बचे हुए हैं। आज 71 नंबर प्रश्न से आगे बढ़ेंगे और जहाँ तक हो जाएगा वो आपके सामने दिखेगा ही। हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप खुद ही सोचिए, जब आप मेहनत करते हैं, लगातार परिश्रम करते रहते हैं और आपको परिणाम न मिले तो आपको निराशा हाथ लगती है, बड़ा दुख होता है। तो जो भी मित्र वीडियो को भी देख रहे हैं उनसे अनुरोध है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर उनके जानकारी में कोई भी मित्र टीजीटी पीजीटी कला की तैयारी कर रहा है या टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी की तैयारी कर रहा है, जीव विज्ञान की, तो उन्हें आप शेयर कर सकते हैं, जिससे कि सदस्यों की संख्या बढ़ती रहे, अर्थात सब्सक्राइबरों की संख्या बढ़ती रहे। चलिए, ज़्यादा बकवास न करते हुए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं और प्रश्न संख्या 71 पे पहुंचते हैं। 71 नंबर प्रश्न में आपसे कह रहा है कि कलाकृतियों में छूने से आभास मिलता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम पोत कहते हैं। पोत का मतलब है टेक्सचर, मतलब धरातल से है। 72 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन रूपप्रद कला नहीं है? रूपप्रद का मतलब है जिसको हम देख सकते हैं, दृश्य कला। चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला को हम लोग देख सकते हैं, वो उसका रूप होता है, उसका आकार होता है, वो दृश्य कला में आता है। लेकिन संगीत कला का कोई रूप नहीं होता, कोई आकार नहीं होता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न में आगे बढ़ रहे हैं। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ये प्रश्न दूसरी बार एग्जैक्ट यही आ रहा है। इससे संबंधित एक प्रश्न और आया था, वो ये था कि स्वर्णिम विभाजन का सिद्धांत जिसने दिया वो किस देश से संबंधित है? तो इनका संबंध यूनान से है। यूक्लिड स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत का प्रतिपादन यूक्लिड ने किया था। देखिए, आपको वही प्रश्न कई बार मिलेंगे जिससे कि आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। तो यहाँ से 73 नंबर प्रश्न का जवाब डी हो जाएगा। स्वर्ण विभाजन का सिद्धांत यूक्लिड ने दिया था, जो कि यूनान देश से संबंधित है। 74 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि वर्ग या आयत के त्रिआयामी, मतलब 3 डायमेंशनल होते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। जैसे कि आपका कमरा है, आपका घर है, तो इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होती है। तो जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हो, वो उसका आधार वर्ग या आयत हो, तो वो घन आकृति होती है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। जिन्होंने इसके बारे में नहीं पढ़ा है वो इसके पहले वाले वीडियो, मतलब कल के वीडियो में इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। एक मिनट, हम आपको फिर से रिवीजन करा दे रहे हैं। ये आपके सामने दिख रहा है। आकृतियाँ 4 प्रकार की हैं। पहला है आयत। आयत में ही वर्ग का गुण आ जाता है। दूसरा है त्रिभुज। त्रिभुज में हमने बताया था कि त्रिभुज अगर सीधा हो तो, त्रिभुज अगर उल्टा हो तो उसके अलग अलग अर्थ होते हैं। अंडाकार आकृति के अलग अर्थ होते हैं, वृत्ताकार आकृति के अलग अर्थ होते हैं। आयताकार में बात करें तो ये शक्ति, स्थायित्व तथा एकता का भाव प्रदर्शित करते हैं, और वर्ग के गुण के साथ इसमें सक्रियता का विशेष प्रभाव आ जाता है। हमने आपसे कहा कि जब इसमें वर्ग का गुण आ जाता है तो इसमें अलग प्रभाव आ जाता है। जो अलग प्रभाव है वो है सक्रियता का प्रभाव।
त्रिभुज के आकार में विशेषता यह है कि जब ये सीधा होता है तो ये पुरुष को प्रतीक करता है, जब ये उल्टा होता है तो नारीत्व को प्रतीक करता है। त्रिभुज में ये शाश्वतता, सुरक्षा, विकास का भाव प्रदर्शित करती है। गति और ऊर्जा के साथ ये पौरुष का भी प्रतीक है। अंडाकार आकृति में अगर बात करें तो यह आकृतियां लावण्य, सौंदर्य, नृत्यता, सृजनात्मकता का भाव लाती हैं। लावण्य और प्रसार का भी विशेष प्रभाव इन आकृतियों में द्योतक होता है। कल हम लोगों ने प्रश्न संख्या 38 और 40 को देखा था, तो उसमें जो गलत आंसर था वो था वृत्त का। सही आंसर हमने कल भी बताया था कि अंडाकार होगा। इसमें भी गलत आंसर लिखा हुआ है और पहले 38 नंबर प्रश्न में सही उत्तर है, जबकि 40 नंबर में गलत जवाब लिखा हुआ है। तो वहां से अंडाकार इसका सही आकृति बताए थे हम। ठीक है, अब आते हैं वृत्ताकार में। वृत्ताकार में पूर्णता, आकर्षण, गति, विशालता, समानता का भाव लाती है और इसमें पूर्णता के आकर्षण, निरंतरता एवं गति होती है। तो हम लोगों ने देखा ये चारों आकृतियां चतुर्भुज, त्रिभुज, अंडाकार और वृत्ताकार। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि वर्ग या आयत के त्रिआयामी रूप में कौन सी आकृति बनती है, घन आकृति। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 75 नंबर प्रश्न में द्विआयामी, देखिए पिछले क्वेश्चन में 3 आयामी की बात किया था, इस प्रश्न में 2 आयाम की बात किया जा रहा है। द्विआयामी चित्रकला, चित्रतल पर चित्र बनाते समय तीसरे आयाम को बनाने के लिए किस विशेष विधि का प्रयोग किया जाता है। 2D को 3D बनाना है तो यहाँ पे परिप्रेक्ष्य अत्यंत आवश्यक होता है। तो परिप्रेक्ष्य प्रणाली के माध्यम से ही 2D को 3D में कन्वर्ट किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। परिप्रेक्ष्य प्रणाली के बारे में जान लीजिए कि द्विआयामी चित्रतल पर चित्र बनाते समय तीसरे आयाम को बनाने के लिए परिप्रेक्ष्य प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। दृश्यों, व्यक्तियों आदि का ऐसा चित्रण जिसमें पारंपरिक अंतर बिल्कुल उसी रूप में दिखाई पड़ता है जैसा कि वह आंखों से देखने पर दिखाई पड़ता है, इसे परिप्रेक्ष्य प्रणाली कहते हैं। इसी के साथ हम लोग 76 नंबर प्रश्न पे प्रस्थान करते हैं। चेतन नंबर प्रश्न में कह रहा है ज्यामितीय रूपों से कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है। जहाँ पे ज्यामितीय रूप होते हैं वहाँ पे कोणात्मक प्रभाव उत्पन्न होता है। हम लोग मैथ में ज्यामितीय आकृतियां पढ़े हैं तो वहाँ पे कोणों का प्रभाव होता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 77 की ओर। अनुअर्कन में कितने विस्तार दिखाई देते हैं। अनुअर्कन में मुख्य रूप से 2 विस्तार दिखाई देते हैं। ये द्विआयामी रूपायन होता है, इसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, ऊंचाई का अभाव रहता है। ये द्विआयामी है। अगर ये वर्ग है, वर्ग से घर बना दें इस तरीके से तो ये त्रिआयामी हो जाएगा, ये त्रिआयामी हो गया। तो जहाँ पे अनुवर्कन की बात की जाए तो वहाँ पे लंबाई और चौड़ाई की बात होती है और वो द्विआयामी होता है। 78 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। जिस वस्तु का अंकन छाया प्रकाश के माध्यम से यथार्थ व ठोस दर्शाने के लिए किया जाता है उसे हम लोग त्रिआयामी कहते हैं। कहीं कहीं पे आप लिखावट देखते हैं उसमें छाया आकृति दिखाई देती है तो उसमें यह फील होता है कि उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हैं, तो वहाँ पे आपका त्रिआयामी चित्रण हो जाता है। 79 नंबर प्रश्न में आपसे कह रहा है वह सपाट स्थल जिस पर चित्रांकन किया जाता है उसे क्या कहते हैं। हम लोगों ने परसों के वीडियो में जब दृश्य कला के
छहों अंगों के बारे में पढ़ा था, तो अंतराल के बारे में पढ़ा था। अंतराल वह स्थान है जहाँ पे चित्रकार अपने चित्रों को बनाता है। 80 नंबर प्रश्न में कह रहा है द्विआयामी चित्रभूमि पर त्रिआयामी निरूपण किया जा सकता है, ये बात सत्य है कि असत्य है। 75 नंबर प्रश्न में आप लोगों ने देखा कि द्विआयामी को त्रिआयामी में बनाया जा सकता है, उसका तरीका है परिप्रेक्ष्य प्रणाली। तो यहीं से इसका जवाब मिल जाता है कि ये सत्य बात है कि द्विआयामी को त्रिआयामी में निरूपित किया जा सकता है, उसकी विधि आपकी होगी परिप्रेक्ष्य प्रणाली। 81 नंबर प्रश्न में आपसे कह रहा है स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत क्या है। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत में आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से जो आखिरी ऑप्शन है अंतराल का, वही इसका सही जवाब होगा। तो स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत जो है वो अंतराल का सिद्धांत है। अगले पेज पे चलते हैं। बयासी नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है वह स्थान जिसमें स्पर्शनीय वस्तु स्थित हो उसे क्या कहते हैं। जहाँ पे स्पर्शनीय वस्तु स्थित हो वहाँ पे आपका अंतराल होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्केच की विशेषता क्या होती है। स्केच का मतलब ये होता है, जैसे कि आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा कि कोई गुंडा रहता है, वो अपराध करके चला जाता है, तो पुलिस आती है तो किसी प्रत्यक्षदर्शी से कहती है कि आप बताइए, तो हमारे विशेषज्ञ जो हैं वो स्केच बना देंगे। स्केच पेंसिल से बनाया जाता है और बहुत तेजी से पेंसिल को चलाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो दिख रहा है तीव्र प्रवाह पद्धति, वो इसका सही जवाब हो जाएगा। तो स्केच की विशेषता ये होती है कि इसमें तीव्र प्रवाह पद्धति होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सही जवाब हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। चौरासी नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है जब किसी चित्र में छाया, प्रकाश और परछाई का निरूपण किया जाता है वो चित्र क्या कहलाता है। इसके 2-3 प्रश्न पहले हम लोगों ने देखा कि जहाँ पे छाया, प्रकाश या परछाई का बात किया जाए और वहाँ पे चित्र 3 आयाम का हो जाता है। लंबाई चौड़ाई तो पहले ही रहती है, उसमें ऊंचाई या गहराई को फिर से दिखाया जाता है। 85 नंबर प्रश्न, इस प्रश्न में कह रहा है चित्रकार की चित्रभूमि किस प्रकार की होती है। चित्रकार जो चित्र बनाता है वो कागज पे ही बनाता है, ऐसा तो नहीं कि पूरे घर में चित्र बनाएगा। तो चित्रकार की चित्रभूमि वो द्विआयामी होती है, एक आयाम की कोई चीज नहीं होती। एक आयाम की सिर्फ रेखा होती है, इसमें लंबाई चौड़ाई, अच्छा बिंदु भी होती है, इसमें लंबाई चौड़ाई कुछ नहीं होता। त्रिआयामी नहीं होगा, बहुआयामी नहीं होगा। 86 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। पोत के प्रकार है। पोत के हम लोगों ने देखा था कि 3 प्रकार हैं, एक प्राप्त पोत हो गया, दूसरा अनुकृत और तीसरा सृजित पोत। प्राप्त पोत में हम लोगों ने देखा था कि वह पोत जो प्रकृति में हमको प्राप्त होती है वो प्राप्त पोत कहलाती है। दूसरी बात अनुकृत पोत, अनुकृत पोत में जो प्राकृतिक चीजें हैं उनको ज्यों का त्यों प्रयोग किया जाता है तो वो अनुकृत पोत कहलाते हैं। वहीं आखिरी में आता है सृजित पोत। सृजित पोत में वो चीजें आती हैं जो मनुष्य अपने से बनाता है, उसे हम लोग आर्टिफिशियल पोत भी कह सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जिन लोगों को ये टॉपिक न समझ में आ रहा हो वो परसों का वीडियो देख सकता है, या तो फिर कमेंट सेक्शन में हमसे बता देंगे तो हम फिर से उसको रिवीजन करा देंगे। हम आपके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, बस आप हमारा एक काम कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
हाँ, तो चलिए आगे चलते हैं 87 नंबर प्रश्न की ओर। 87 नंबर प्रश्न में कह रहा है द्विमितीय तल पर त्रिमितीय प्रभाव देने के लिए क्या जरूरी है। तो इसके पहले प्रश्नों में हम लोगों ने देखा था एक प्रश्न में कि 2D को 3D में किस पद्धति से बनाया जा सकता है। तो वहां पे हम लोगों ने देखा था कि जहां पे लिखा था परिप्रेक्ष्य, तो परिप्रेक्ष्य पद्धति से या छाया प्रकाश पद्धति से 2D चित्र को 3D चित्र में बनाया जा सकता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में हम लोग टिक लगा देंगे। अठासी नंबर प्रश्न में कह रहा है अभिकथन और तर्क का प्रश्न है। अभिकथन ये कह रहा है कि आलेखन समस्त दृश्य कलाओं का आधारभूत घटक है। तो क्या बिना आलेखन के कोई चित्र बन सकता है क्या? कोई मूर्ति कला बन कर सकती है क्या? कोई स्थापत्य कला बन सकती है क्या? बिना आलेखन के कोई भी दृश्य कला संभव नहीं है। तो आलेखन समस्त दृश्य कलाओं का आधारभूत घटक होता है, इसलिए कथन सही है। तर्क में बात किया जाए तो लिखा है क्योंकि इसके बिना रूप और छवि का निर्माण संभव ही नहीं है। तो कथन सही है तो तर्क भी सही है, वही बात है इसमें पूछ कहा है। चलते हैं 89 नंबर प्रश्न की ओर। सुमेलित करना है। सुमेलित क्या करना है? पाइका का संबंध किससे है? पाइका रेखा की लंबाई नापने की एक इकाई होती है। यहां पे हम लोग डी को तो पता ही है, पोत क्या होता है। पोत तो धरातली गुण ही होता है ना। डी को एक से मिलाते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि डी में कौन सा आता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर बी में ही डी का संबंध ए से है। तो अगर एक भी ऑप्शन आपको पता है, पूरा प्रश्न आपका सही हो जाएगा। तो यहां से मैच करा लिए कि डी का संबंध एक से है, ए का संबंध 3 से है, ब का संबंध आपका 4 से है। फांट का मतलब होता है टाइप। अंत में एक बचता है ह्यू, ह्यू का संबंध रंग से है। इस प्रकार हम देखते हैं 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर बी में ही है, वो तो पहले ही लगा दिए थे। जिन लोगों को व्याख्या पढ़नी है वो पढ़ सकते हैं व्याख्या को, व्याख्या आपके सामने है, वीडियो पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा। पाई का लंबाई की इकाई होती है। फॉन्ट जब हम लिखते हैं कंप्यूटर में तो आपसे कहता है ना फॉन्ट कितना हो, 18 20 32 36 72 तक होता है। आगे देखिए लिखा है पोत क्या है। यहीं से आपके सामने है पोत धरातली गुण है, ये सही हो जाएगा। आप देख रहे हैं एक ही प्रश्न 4-5 बार आपके सामने आ चुके हैं। मान लीजिए जब 377 प्रश्न हो जाएगा तो एक भी प्रश्न ऐसा नहीं रहेगा जो आपको याद नहीं रहेगा, इसलिए पूरा सीरीज आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए स्पेस क्या है। स्पेस को कुल मिलाकर के क्षेत्र को स्पेस कहते हैं या इसे अंतराल भी कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। स्पेस का अर्थ क्षेत्र से है। एक मिनट, पता नहीं कौन सा पेज खोला। बानवे नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में से त्रिआयामी कला कौन सी है। चित्रकला त्रिआयामी है क्या? नहीं। छाया चित्रण, अगर मूर्ति कला न होती तो छाया चित्रण हो सकता था।
नहीं, छाया चित्रण नहीं होगा, क्योंकि किसी चीज की छाया बनाती होती है, तो छाया चित्रण भी नहीं होगा। मूर्ति कला में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, तो मूर्ति कला इसका सही जवाब हो जाएगा, छायांकन भी नहीं है। 93 नंबर प्रश्न में कह रहा है मुलायम, ठोस, चिकना, रूखा या अपरिष्कृत इसके उदाहरण है। जब हम लोगों ने पोत को पढ़ा था तो पोत में ये सभी बातें आई थी कि पोत मुलायम, कठोर, चिकना, रूखा इत्यादि हो सकता है। पोत को अंग्रेजी में टेक्सचर भी कहते हैं। तो 93 नंबर का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये है बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न, अंतराल। अंतराल में गहराई दर्शाने पर क्या प्रदर्शित होता है? अंतराल में गहराई दर्शाने का मतलब कुल मिला के ये है 2D को 3D में परिवर्तित करना है। तो 2D को 3D में परिवर्तित करने के लिए उसमें परिप्रेक्ष्य या छायांकन किया जाता है। तो यहां से ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ओह, इसका हाल हमारी तरफ कहते हैं गरियार बरथा, चले तो मेड़े उदारे, न चलवे न करे। चलिए 95 नंबर प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सी चीज प्लास्टिक आर्ट्स का हिस्सा नहीं है? आपके पास 4 ऑप्शन है और चारों ऑप्शनों में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा तत्व है जो प्लास्टिक आर्ट का हिस्सा नहीं है। गमक का अर्थ होता है महक। प्लास्टिक आर्ट में महक की क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाए। अंतराल, रंग, रूपाकार इन सब की आवश्यकता होती है। चलिए आगे चलते हैं 98 नंबर प्रश्न की ओर। वह सपाट स्थान जिस पर चित्रांकन किया जाता है क्या कहलाता है? वह सपाट स्थान जिस पर चित्रांकन किया जाता है क्या कहलाता है? हम आपको उस पेज पे लिवा चल रहे हैं जहां पे इसके बारे में व्याख्या किया गया था। अंतराल कलाकार के लिए रेखा, रूप, रंग जैसे तत्वों से अभिव्यक्त करने के लिए आधार चाहिए। धरातल पर कलाकार अपने अंतराल निर्धारण करता है। तो जो आपका प्रश्न था वो यही तो कह रहा था। मिनट, छानबे नंबर था। हाँ, वह सपाट स्थान जिस पर चित्रांकन किया जाता है अंतराल कहलाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि किसी वस्तु को स्पर्श करने से या देखने से उसकी सतह के बारे में जो अनुभव होता है उसे क्या कहते हैं? इसमें कुल मिला के कह रहा है धरातल के बारे में। धरातल शब्द आते ही आपका दिमाग कहां पहुंच जाएगा? पोत या टेक्सचर पे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी पोत है, उसी को सही लगा देते हैं। अट्ठानवे नंबर प्रश्न, इनमें से कौन असंबद्ध है? रूप, भाव और वर्ण ये तीनों ही दृश्य कला के अंग हैं। जबकि चित्रकार चित्र को बनाता है,
तो डी इसमें से असंबद्ध है, इन तीनों से अलग है, तो डी को ही टिक लगाते हैं। डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि आकृतियों से स्पष्ट होता है। आकृतियों से क्या स्पष्ट होता है? हम कलम देखते हैं, कॉपी देखते हैं, किताब देखते हैं, ये सभी आकृतियां हैं। आकृतियों से क्या पता चलता है? उसके रूप का पता चलता है। आकृतियों से क्या भाव का पता चलेगा क्या? आकृति से कभी भी भाव का पता नहीं चलता, लय का पता नहीं चलता, रूप का पता चलता है। तो यहां पे ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अलंकारिक आलेखन किन रेखाओं से बनाए जाते हैं? अलंकारिक आलेखन को किन रेखाओं से बनाया जाता है? तो अलंकारिक आलेखन को मूल रूप से लयात्मक रेखाओं के द्वारा ही बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा कि लयात्मक रेखाओं के माध्यम से अलंकारिक आलेखन किया जाता है। 101 नंबर प्रश्न आपके सामने दिख रहा है, जिसमें आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कला दृश्य कला के अंतर्गत आती है? 101 नंबर प्रश्न आपसे कई बार आके सामने आ चुका है। दृश्य कला के अंतर्गत कौन सा कला आता है? चित्रकला। काव्य कला का संबंध कहां से आपका दृश्य कला से आ जाएगा? काव्य कभी आप देखते हैं क्या? काव्य पढ़ते हैं या सुनते हैं? संगीत को भी सुनते हैं या पढ़ते हैं? मतलब सुनते हैं संगीत को, जबकि चित्रकला को हम लोग देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। 102 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है आधुनिक लेड पेंसिल के आविष्कारक कौन हैं? जो आपके पास पेंसिल होती है उसके आविष्कारक हैं एनजे कॉन्टे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 103 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कला तत्व जो सभी कलाओं में उपस्थित होता है वो क्या कहलाता है? सभी कलाओं का मतलब चित्रकला, काव्य, संगीत, दृश्य कला, नृत्य कला, जितनी कलाएं हैं उनमें ऐसी कौन सी चीज है जो सभी कलाओं में महत्वपूर्ण होती है? रंग के बारे में बात करें तो रंग काव्य कला में तो आवश्यक है नहीं, रंगों को काट देते हैं। टेक्सचर का मतलब होता है धरातल। तो क्या संगीत के लिए धरातल की आवश्यकता होती है? नहीं, बी भी कट गया। अब बात करते हैं लय की। जब हम लोग मूर्ति कला को देखते हैं या हम बात करें वास्तुकला में, वास्तुकला में लय की क्या आवश्यकता है भाई? तो यहां पे लय भी कैंसिल हो जाएगा। आपका बचता है सामंजस्य। सामंजस्य ही ऐसा तत्व है जो सभी कलाओं में उपस्थित होता है। 104 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है इनमें से कोई एक दृश्य कला द्विआयामी है। द्विआयामी मूर्ति द्विआयामी होती है क्या? इसमें 3 आयाम होते हैं। बर्तन में 2 आयाम होते हैं क्या? नहीं, 3 आयाम होते हैं। अगर आप प्लेट की भी बात करें तो प्लेट में भी ऊंचाई होता है, तो बर्तन और मूर्ति नहीं होगा, अधिष्ठापन भी नहीं होगा। आपके सामने जब चित्र दिख रहा है
तो और पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। भाग गया। हाँ, 105 नंबर आपसे कह रहा है कि किसी ठोस घन की कितनी सतहें होती हैं। यहाँ पे प्रश्न फंसाने वाला है। इसके पहले के प्रश्नों में कह रहा था किसी ठोस घन की कितनी आकृति, कितने तल को एक बार में हम लोग देख सकते हैं। अगर देखने की बात हो तो एक साथ में हम लोग बाहर से किसी घन की 3 आकृतियों को अधिकतम देख सकते हैं। कितनी होती हैं ये तो अलग बात है। जैसे कि हम लोग लूडो खेलते हैं, लूडो में अधिकतम संख्या कितनी होती है? 6। तो उसका जवाब यही हो जाएगा कि किसी ठोस घन की 6 सतहें होती हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। 106 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है चित्रकला के कितने तत्व माने गए हैं। ये तो प्रश्न बड़ा आसान है, चैप्टर का नाम ही है चित्रकला के कितने तत्व होते हैं। चित्रकला के 6 तत्व होते हैं, रेखा, वर्ण, तान, वयन, पोत, आकृति, अंतराल। तो कुल मिला के 6 तत्व इसके होते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। प्रश्न संख्या 107 से आगे बढ़ते हैं। हाँ, अंत में फिर आपसे हम अनुरोध कर रहे हैं कि अभी तक जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें आपका तनिक भी हानि नहीं होने वाला है, बल्कि इसमें आपको लाभ ही होगा, हमारा भी लाभ होगा।